नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें न केवल मैं आपको आंसर्स बताऊंगा बल्कि एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, सो दैट आपका एक कॉन्सेप्ट बने और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकें। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली बीएचयू बीएड के लिए इसे तैयार किया गया है और अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट ये होगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बेस्ट उपाय क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा कि शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। अगर आपका टीचिंग जो है इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है, तो हर बच्चा जो उसमें इंटरेस्टेड होगा, इन्वॉल्व होगा, अनुशासनहीनता करेगा ही नहीं। उसको ज़्यादा इधर उधर करने की, नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं होगी। बच्चे अगर आपकी क्लास में शोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये कभी मत नहीं कह सकते बीइंग अ टीचर कि बच्चे शोर कर रहे हैं या बच्चे नहीं सीख रहे हैं या बच्चों को कुछ नहीं आता। आप ये कभी नहीं कह सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपका टीचिंग मेथड गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना होगा। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? मतलब ये है कि लर्निंग के लिए आपको मोटिवेट करना है बच्चों को, तो किस मेथड का आप यूज़ नहीं करेंगे? तो देखिए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मतलब एक हेल्दी कंपटीशन इस्टेब्लिश करना, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी ज़रूरी बात है। उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या उनके अंदर जो पोटेंशियल हैं, आप उनको उनके बारे में बताइए ताकि वो खुद को जान सकें और उन पर आप भरोसा दिखाइए, उनसे एक्सपेक्टेशन हाई रखिए। ये सब टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो ये जो है ये भी सही है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुक्रमण करना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना ये सही नहीं होगा। ये युक्ति, प्रशंसा करनी चाहिए पर उतना ही करना है जितना जरूरी है, अति किसी चीज़ की ना हो। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प ऐसा होगा जिस युक्ति का उपयोग आप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलना चाहता है तो मतलब ये है कि एक नेचर है बच्चे का, उसका आपको चेंज करना है बीइंग अ टीचर, तो आप क्या करेंगे? तो विकल्प हैं उसके, उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। मतलब उसके जो है आपको टाइटली वेस्ट करना होगा, मतलब उसे डांटना फटकारना, मारना पीटना कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना। अथवा टेल देम टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, और बच्चों से दूर रखने के लिए कहें, तो ये भी सही बात नहीं होगी क्योंकि उसे भी सीखना है, उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और चौथा विकल्प है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो देखिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, ये भी अच्छी बात है। और जो है उससे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ये भी सही बात है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि इसमें जो है सी जो है ये विकल्प सही होगा कि ही विल हैव टू गेट चेंज द नेचर ऑफ हिज होल पीयर ग्रुप, मतलब उसके पूरे जो है पीयर ग्रुप के नेचर को आपको बदलना होगा। मतलब ये कि बच्चे जो होते हैं पीयर ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से अनुकरण करके सीखते हैं। तो पूरे पीयर ग्रुप को आप क्या करें, उसके जो समूह, जिस समूह में वो रहता है उसको सुधारें। तो उस पीयर ग्रुप में जब एक बच्चा सुधरेगा तो उसको कॉपी करते करते और भी सुधर जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसके एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक विद्यार्थी था, एक लर्नर था, वो कंटेंट को अच्छी तरह से समझ पा रहा था, लर्निंग हो रही थी उसकी, लेकिन अब क्या हो गया, उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, मतलब वो थोड़ा सा रुकावट आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो है लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है ये हमेशा एक जैसी नहीं होती है। विकास ऐसे ही होता है, जो डेवलपमेंट, वो भी जो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब कि वो, उसका पैटर्न यूनिफॉर्म हो सकता है लेकिन हमेशा एक जैसा चले ऐसा नहीं होगा। तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है उसमें फैटिग आ गई हो, थकान आ गई हो, या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हो तो बोर हो गया हो, ये भी हो सकता है। या हमारा टीचिंग मेथड गलत हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है
इसे क्या करना चाहिए, इसे हमें ये मानना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति है, ये नेचुरल स्टेट है लर्निंग प्रोसेस का। ये होता रहता है हर बच्चे के साथ। वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, सीखने की गति कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, यह विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट की बात करता है हमारा एनसीएफ 2005, और एनसीएफ 2005 पर ही आधारित है पूरी आपकी शिक्षण प्रक्रिया, पूरे पाठ्यक्रम। तो उसे आपको याद समझना है। एनसीएफ 2005 को जल्द ही हम एक आगामी वीडियो में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझ सकें और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो विद्यार्थियों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो जो है शिक्षण प्रक्रिया सबसे अच्छी होगी। इसलिए जो है यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे। मतलब एक बालक जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो उसे आप क्या करेंगे, मतलब उससे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पट्ट साफ करने का काम देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो एक अति सक्रिय बालक है, तो उसे जो है उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर हम कड़ी नज़र रखेंगे। क्यों नज़र रखेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि उसकी एक्टिविटी क्या है, किन चीज़ों पर वो जो है लैग कर रहा है, वो हमें समझना होगा। और बच्चा जो है जब आगे आप उसे बैठा देंगे, उस पर नज़र रखना शुरू करेंगे, तो वो जो है खुद पर मेंटेनेंस करेगा, खुद को अपना संभालने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अन्य जगह को देखें अगर, अन्य विकल्पों को, कि विल अपॉइंट कॉर्नर सीट। कॉर्नर सीट क्या, ये क्या होता है। कॉर्नर सीट का मतलब है कि आप उसे एक किनारे कर दें या श्यामपट्ट साफ करने का काम दें। ये भी कोई बड़ी बात, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ए विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। तो बच्चे अगर मोटिवेटेड होंगे क्लासरूम में, तो कैसे जानेंगे हम लोग। तो वो ये हमेशा जो है वो क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि बच्चा सीखने में इंटरेस्ट ले रहा है, तभी इसे समझ में आता है। क्वेश्चन करेंगे क्लैरिफिकेशन करने में। अच्छी वर्दी पहन कर स्कूल आए ये ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे और कारण भी हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, तो अनुशासन तो डर से भी बन सकता है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये थोड़ा सा विकल्प हो सकता था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उपस्थिति जो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के कारण ही हो रही है, इंटरेस्ट के कारण हो रही है। उपस्थिति का डर ये भी है कि घर से उसे ज़बरदस्ती भेजा जाता हो, या स्कूल में मार पिटाई होती है इस बात को लेकर के कि भाई तुमको रोज़ स्कूल आना है। तो इस प्रकार से इस विकल्प को भी डिस्कार्ड करना होगा, पहला विकल्प सही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद है कि आपका एक कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि और भी आपको नोटिफिकेशन मिले और इससे आप अपडेट होते रहें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो विकल्प हैं, इनमें से यह बच्चों में खराब, धीमे या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। मतलब बच्चे को कैटेगराइज करने में कि वो वीक है या ब्राइट है या एवरेज है, ऐसा कैटेगराइज करने में इसका उपयोग किया जाता है अगर, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता किसी भी टेस्ट का। ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे को कैटेगराइज किया जाए। उस टेस्ट का ये उद्देश्य होता है कि टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पर लैग कर रहा है बच्चा, ये उद्देश्य होता है, और उसके अनुसार उसको रिमेडियल टीचिंग दी जाती है, उसी के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है। ये किसी एक टेस्ट का, किसी एक वैल्यूएशन का उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसमें जो है यही विकल्प सही माना जाएगा। और दूसरा विकल्प, इसे अनिवार्य किया गया है एडुकेशन एक्ट से। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे जो है ये पता चलता है कि बच्चे में कमी किधर है, इसलिए यह प्रक्रिया का एक अंग होगा। और यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपस्थिति की उपलब्धि को दर्शाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक मतलब रट्टाफिकेशन से छोड़ करके बाकी जो उसमें जो गतिविधियां हैं, जैसे कि नैतिकता है, साफ सफाई का काम है, मतलब स्वच्छ कितना है, वो ईमानदारी उसमें कितना है, सच्चरित्रता कितनी है, इन सभी चीज़ों पर। तो ये को स्कॉलिस्टिक डोमेन होते हैं, उसमें लोकगीत या कहें कि अन्य कलाएं कितनी उसमें कितनी अच्छी हैं, तो उन चीज़ों पर जो है उनकी उपलब्धि पर फोकस करता है। इसलिए ये भी जो है इसका उद्देश्य है, लेकिन जो है पहला उद्देश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है।
तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि चोर को कभी भी आप जो है ना कोठरी संभालने को दे दीजिए या उसको जिम्मेदारी दे दीजिए तो वो चोरी नहीं करेगा। तो इससे आप से यह समझ सकते हैं कि जो है जब आप बच्चों को ये जिम्मेदारी दे दें कि वो ही काम करने की, या ये जिम्मेदारी दें कि जैसे कि आज आप लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी, आप लोगों को ये कक्षा को दिखाना होगा कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आप ऐसे दिखाते हैं या ये कहें कि हमें आपसे इतनी उम्मीद है कि आप लोग इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, तो इस प्रकार से आप उनके सामने आप अपना एक्सपेक्टेशन लेवल शो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उनके अंदर स्व अनुशासन की भावना डेवलप करने के लिए बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? टाइम टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट कैसा, किस बेसिस पर होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो यहाँ पर सही विकल्प ये होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट, यूजुअली यही नियम होता है। आप लोगों ने देखा होगा पहली या दूसरी कक्षा में गणित का पीरियड लगाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे सुबह सुबह आते हैं और फ्रेश माइंड रहता है उनका। तो कठिन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो थोड़ा सा बोरियत वाले माने जाते हैं या कठिन माने जाते हैं, उनको जो है बच्चा आसानी से ग्रास्प कर लेता है क्योंकि वो तब तक थका नहीं होता, बोर नहीं हुआ रहता है। इसलिए विषयों की कठिनाई के आधार पर समय चक्र में टाइम टेबल में विषयों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि पहले कठिन सब्जेक्ट, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल, और जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक हो उसे आप अगर अंतिम में भी पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे चाहे कितना भी थके हों, बोर हो गए हों। इसलिए यहाँ पर वितरण का आधार डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ध्यान दीजिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और वहाँ पर जा कर के आप अपनी ज़रूरत के अनुसार वीडियोस दे सकते हैं। BHU B.Ed एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोस अपलोडेड हैं इस चैनल पर, और तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।